फिजिक्स की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस सेशन में जैक द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर पर डिस्कशन करेंगे। जैक बोर्ड ने इस बार 2 बार एग्ज़ाम्स कराने का डिसीज़न लिया है, जिसमें जो फर्स्ट टर्म है या टर्म 1 है उसके लिए 5 मॉडल सेट क्वेश्चंस पेपर हैं जैक की तरफ से। तो पहले मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशन है वो इस क्लास में डिस्कस करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन अवेलेबल है, तो शुरुआत करते हैं। इफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ऑप्शन है हमारे पास इंक्रीज, डिक्रीज, मे इंक्रीज और डिक्रीज, रिमेन द सेम। तो आपको पता है कि जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू अपॉन आर। अगर आप चार्ज का वैल्यू क्यू कंसिडर करते हैं तो पोटेंशियल को आप सिंपली लिख सकते हो इक्वल टू के, जिसका वैल्यू 1/4πε0 है, इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर। तो अगर ये न्यूमरेटर कांस्टेंट है तो उस केस में नेक्स्ट स्टेप जो होगा दैट मीन्स v प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r के। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम r को इंक्रीज करें तो ऑब्वियसली जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज कर जाएगा, और इसलिए हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू चार्ज्ड स्फीयर्स आर separated at a distance d exert a force F on each other. If charges are doubled and the distance between them is doubled, then the force is. दो चार्ज्ड स्फीयर्स हैं और उनके बीच का डिस्टेंस रखा गया है d, और वो दोनों एक दूसरे पे F फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कुलॉम्स लॉ आप फोर्स इक्वल टू आप लिख सकते हो K। मान लीजिए दो चार्ज है तो Q1 Q2 अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस अगर d लिया गया है तो d स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ एक्सप्लेनेशन में मैंने स्मॉल q1 स्मॉल q2 दोनों चार्जेस को कंसिडर किया है। तो नेक्स्ट केस जो है जिसमें कि चार्जेस को आप डबल कर रहे हो, तो चार्जेस को अगर आप डबल करोगे तो F इक्वल टू न्यू फोर्स होगा, उसको F प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हो जाएगा K 4πε0 है 2q1 2 अपॉन 2d स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फिर से मिल जाएगा k q1 q2 अपॉन डी स्क्वायर, जो कि f के इक्वल है। और इस केस में हम कह सकते हैं कि फोर्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा, फोर्स विल रिमेन सेम, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड पोटेंशियल V इज। तो सबसे पहले जो ऑप्शंस है उस पर थोड़ा डिस्कशन करें। E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, सी इक्वल्स टू वी इक्वल टू डी ई अपॉन डी एक्स, सेकेंड ऑप्शन है E इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है V इक्वल टू डी ई अपॉन डी वी। तो सबसे पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर किया हमने, और जिस दो पॉइंट्स हमने रखे हैं B एंड A, और हमने ये कंसिडर किया है कि जो पॉइंट A है वहां पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 प्रेजेंट है। अब आप देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो डायरेक्शन है वो B से A की तरफ है, मतलब B हायर पोटेंशियल पे होगा और A लोअर पोटेंशियल पे है। अब पॉइंट A पर जो Q0 चार्ज है उसे B तक लाना है, तो हमें अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट द रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क डन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले Q0 पे लगने वाला जो फोर्स है ना, वो होगा Q0E। तो जो एक्सटर्नल फोर्स Q0E लग रहा है उसके अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा, या अगेंस्ट में फोर्स लगाकर उस पॉइंट A पर जो चार्ज Q0 है उसको B तक लाना पड़ेगा। उसके लिए आप F एक्सटर्नल इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस Q0 इंटू E। सो जो वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स फोर्स एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट dx। सो वो वर्क डन होगा
जब हम पॉइंट चार्ज Q नॉट को A से B तक लाएंगे, मीन्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल तक लाएंगे। इसका मतलब है कि दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पॉइंट ए और बी के बीच में, बेटर टू से बी और ए के बीच में, क्योंकि बी हायर पोटेंशियल पे है और ए लोअर पोटेंशियल पे है, वो हो जाएगा डी बी इक्वल टू वी बी माइनस। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आप वर्क डन इन बिटवीन ए एंड बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट लिख सकते हैं। डब्ल्यू ए बी का वैल्यू माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी एक्स और डिवाइडेड बाय क्यू नॉट हो जाएगा। क्यू नॉट कैंसिल होकर के डी बी इक्वल टू प्रोवाइड होगा माइनस ई इंटू डी एक्स, और फाइनली आप ई इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। The same thing is given in our option number A, so the option number A will be the correct one. Next question. A positively charged glass rod attract an object. The object must be. देखिए एक बात तो क्लियर है कि जो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स या नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना, दैट इज ट्रू। लेकिन जो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है उसमें एक ये भी प्रॉपर्टी है कि जो लाइट अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। आपने बहुत सारे छोटे छोटे एक्टिविटीज देखे होंगे जिसमें कि जैसे एक कॉम्ब को जब ड्राई हेयर से रब करते हैं तो वो कॉम्ब या पेन, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का बना हुआ पेन, एक छोटे से पेपर पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेता है, और वो सारे के सारे न्यूट्रल होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है आइदर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इफ ए डाइलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस्ड between plates of a parallel plate capacitor, then the value of its capacitance. तो सबसे पहले ये जानना होगा कि विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस है वो क्या होता है। तो उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में फॉर्मूला लिख रखा है, सी नॉट इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। सी नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है बिना किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के, जहां पे एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, ए एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट है, और डी जो है उन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है। और जब मीडियम को इंट्रोड्यूस करते हैं इन बिटवीन द प्लेट्स तो हमारा जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला आता है सी एम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस स्मॉल टी अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई के। सी एम हमने लिख रखा है मीडियम के लिए, जब आप मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में तो कैपेसिटेंस क्या है। तो न्यूमरेटर में कोई चेंजेस नहीं है, एप्सिलॉन नॉट ए पहले भी था है, लेकिन डिनोमिनेटर में आप चेंजेस देख रहे हैं। तो डी के बाद जो सब्ट्रैक्ट होने वाली क्वांटिटीज है उनमें स्मॉल टी वो थिकनेस को रिप्रेजेंट करता है, थिकनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक मीडियम जो कि आपने प्लेस किया है इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और कैपिटल के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर न्यूमरेटर कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में से आप क्वांटिटीज में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि जो कैपेसिटेंस होगा वो ऑब्वियसली इंक्रीज कर जाएगा। तो इस वजह से हम इस यहाँ से कंक्लूड करते हैं कि जो हमारा जो कैपेसिटेंस है डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने के बाद वो इंक्रीज कर जाएगा। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज। आप ओम्स लॉ को डिफाइन करते हो तो आप कहते हो कि व्हेन फिजिकल कंडीशंस एज टेम्परेचर प्रेशर्स रिमेन कांस्टेंट, है ना। क्या होगा यदि आप टेम्परेचर बढ़ा दें, तो टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तब जब आप उस कंडक्टर को हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और आपको ये मालूम है कि उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और उनकी रैंडमनेस बढ़ जाएगी, कोलिजन बढ़ जाएगा, और कोलिजन बढ़ने के कारण जो रिलैक्सेशन टाइम है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से चार्जेस के फ्लो में कमी आ जाएगी और रेजिस्टेंस ऑब्वियसली इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि ओम्स लॉ तभी वैलिड होगा जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। नेक्स्ट, द एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन ओमिक रेजिस्टेंस इज। वैसे रेजिस्टेंस या कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, दैट मीन्स कि करंट और वोल्टेज के बीच का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होता है, उनको ओमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। और
वैसे कंडक्टर्स या रेजिस्टेंसेस जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, दैट मीन्स कि आप अगर एक प्रॉपर पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बावजूद करंट और वोल्टेज के बीच का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं हो करके कर्व्ड हो या फिर दूसरे किसी शेप में हो, तो उनको नॉन ओमिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो यहाँ पे जो डायोड है वो एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है जो कि नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है, बिकॉज इसका ग्राफ जो है वो नॉन लीनियर होता है और ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट, किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉज फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर कंसिक्वेंस ऑफ। अगर आप किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, जिसको रूल भी कहा जाता है, उसको नोटिस करें तो कोई भी पॉइंट किसी सर्किट का वो चार्ज को एक्यूमुलेट नहीं करता है या फिर चार्ज सप्लाई नहीं करता है, और इसका ये मतलब हुआ कि वो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को फॉलो करता है। अगर दूसरे रूल की बात करें तो जितना वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो जितनी एनर्जी सप्लाई उसमें की जाती है उतनी ही वो एनर्जी कंज्यूम होता है। तो इसका मतलब है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। इसलिए इसका, इस क्वेश्चन का जो बी नंबर ऑप्शन है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड एनर्जी रेस्पेक्टिवली, दैट विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज इज। सबसे पहले आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला जानते हो, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जिसमें कि Q टोटल चार्ज है किसी भी मटेरियल में प्रेजेंट टोटल चार्ज है, N है नंबर ऑफ चार्जेस और E एलिमेंट्री चार्ज है जिसका वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो वहां से आपको N इक्वल टू फाइंड करना है Q अपॉन E, और Q के लिए दिया हुआ है कि 1 कूलम चार्ज है, सो 1 कूलम हमने न्यूमरेटर में Q के प्लेस पे रखा और डिवाइडेड बाय E जो एलिमेंट्री चार्ज है उसका वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो न्यूमरेटर में जो डिनोमीटर का 10 टू द पावर माइनस 19 है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, 10 टू द पावर 19 हो जाता है। तो 1 इंटू 10 टू द पावर 19 डिवाइडेड बाय 1.6, डेसिमल आप रिमूव करेंगे और 10 टू द पावर माइनस 19 में से एक 10 को आप ले लेंगे तो 100 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर 18 रहेगा, और जब आप 100 को 16 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली आपके पास मिलेगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज में। सो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, a charge q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius capital R. If the radius is doubled, then the outward electric flux will be. आप सीधे गॉस लॉ को रिमेंबर करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू होता है। इसका मतलब क्लियर है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी क्लोज्ड गॉसियन स्फेरिकल सरफेस का, वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करता है, किसी दूसरी क्वांटिटी पे, या फिर आप कह सकते हो जैसा क्वेश्चन में कहा गया है कि रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर आप रेडियस को डबल भी कर दें तो भी उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। और इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो रिमेन्स अनचेंज्ड होगा। इसका मतलब ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, the specific resistance of a rod of copper as compared to that of thin wire of copper is. Options है less, more, same, depends upon the length and area of cross section of the wire. तो रेजिस्टिविटी या जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है उसके लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, और यहाँ पे जो टर्म्स है उसको इंट्रोड्यूस कर दें। तो n है वो है नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड एनी कंडक्टर, E है एलिमेंट्री चार्ज, टाउ कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम, और m जो है वो है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज। सो आप इस इक्वेशन से देख सकते हो कि जो रेजिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो ना तो लेंथ पे डिपेंड कर रही है और ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। So we can say that it is independent of length and area of cross section of the conductor. और इस वजह से अगर आप एक रॉड कंसिडर करते हैं, कॉपर की रॉड है, और उसी कॉपर का सेम मटेरियल का, दैट मीन्स कॉपर का ही थिन वायर कंसिडर करते हैं, तो दोनों के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, दोनों सेम होगा। इसलिए ऑप्शन सी विल बी द
correct one. Next, SI unit of electric flux is. So इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हुए आप इक्वेशन लिखते हैं E ds cos थीटा. आप सिंपली E वेक्टर डॉट ds वेक्टर भी लिख सकते हैं, बट मैंने यहाँ इसका मैग्नीट्यूड वाला फॉर्म लिखा है, फाई इक्वल टू E ds cos थीटा. अब जितनी क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं राइट हैंड साइड में, उनके लिए एक्सप्रेशन को एलाबरेट करें. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप लिख सकते हो V अपॉन L, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ. ds एज इट इज रह जाएगा. cos थीटा हमने नहीं लिखा है बिकॉज उसका यूनिट नहीं होता. सो अब फाइनली यूनिट लिखते हैं, तो पोटेंशियल के लिए वोल्ट हो जाएगा और डिवाइडेड बाय लेंथ के लिए मीटर. न्यूमरेटर साइड में जो ds है एरिया, उसके लिए स्क्वायर मीटर. सो मीटर एंड स्क्वायर मीटर विल बी कैंसल्ड आउट बाय m. सो फाइनली वी विल गेट v इंटू m, दैट मीन्स वोल्ट मीटर. सो जो SI यूनिट होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो ऑप्शन नंबर डी वोल्ट मीटर होगा. नेक्स्ट, ए वायर P is half the diameter and half the length of a wire Q of similar material. The ratio of resistances of P to that of Q is. दो वायर्स दिए गए हैं P एंड Q, सिमिलर मटेरियल के हैं, दैट मीन्स उनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम होगा, रेजिस्टिविटी सेम होगी, और उनके डायमीटर और लेंथ में कुछ चेंजेस किया गया है. तो एक्सप्लेनेशन आप देखिए, तो dp इक्वल टू डी क्यू अपॉन टू. डी से हमने डायमीटर को रिप्रेजेंट किया है, तो जो p का जो डायमीटर है वो q के डायमीटर का हाफ है. साथ में जो p वायर का जो लेंथ है वो q वायर के लेंथ का हाफ है. अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि जो उनके रेजिस्टेंसेस है उनका रेशियो क्या होगा. तो सबसे पहले हमने rp लिखा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर p टू द रेजिस्टेंस ऑफ वायर q. तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर P के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के टर्म में जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो रो LP डिवाइडेड बाय फाई RP स्क्वायर, जो कि एरिया को रिप्रेजेंट करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइडेड बाय रो LQ डिवाइडेड बाय पाई RQ स्क्वायर. दैट मीन्स आपने दोनों रेजिस्टेंसेस को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के टर्म में लिखा है. आपको मालूम होना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस है वो होता है रो L बाई ए. तो उसी टर्म में हमने इन दोनों को रिप्रेजेंट किया है. अब आप न्यूमरेटर को एज इट इज रहने दें, लेकिन वहाँ पे जो RP है उसके प्लेस पे आप लिख पाएंगे dp अपॉन टू होल स्क्वायर हो जाएगा, इनटू जो डिनोमिनेटर में जो पाई RQ स्क्वायर है वो फिर से न्यूमरेटर में चला जाएगा, और RQ के प्लेस पे आप dq अपॉन टू लिख सकते हो, उसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय LQ. नेक्स्ट स्टेप में पाई से पाई आपने कैंसिल किया, फर्स्ट स्टेप में आपने रो से रो कैंसिल किया, जो कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, सेम होगा, दोनों सिमिलर मटेरियल हैं. और फिर से आप कन्वर्सन करेंगे, जैसे कि फर्स्ट जो स्टेप है dp बाय टू होल स्क्वायर, वहाँ पे dp के प्लेस पे आप dq अपॉन टू लिखेंगे, तो मिलेगा LQ डिवाइडेड बाय टू अंडर ब्रैकेट हाफ स्क्वायर. मैंने dp बाई टू में से हाफ को बाहर कर लिया है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, और dp के प्लेस पे dq बाई टू का होल स्क्वायर रखा, इनटू न्यूमरेटर साइड में dq अपॉन टू का होल स्क्वायर ऑलरेडी प्रेजेंट है और डिवाइडेड बाय dq हो गया. सो dq एंड dq बाई टू होल स्क्वायर, dq बाई टू होल स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर साइड. साथ में LQ और LQ भी कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपको नेक्स्ट स्टेप में रह जाएगा 1 अपॉन टू इंटू 1/4. सो 2 से 1/4 को आप सॉल्व करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो फाइनली मिलेगा 1 अपॉन 1/2, टू न्यूमरेटर साइड में चला जाएगा. तो फाइनली आपको जो रेशियो मिलेगा 2:1 का रेशियो मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है. दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, नेम द मटेरियल विच गिव लेस रेजिस्टेंस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो ऑप्शन से अगर जाएं तो गोल्ड, सिल्वर, सिलिकॉन एंड मर्क्यूरी. जो तीन ऑप्शंस हैं गोल्ड, सिल्वर एंड मर्करी, ये मेटेलिक कंडक्टर्स हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ बढ़ जाएगा. जबकि एक मटेरियल ऐसा है जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल है, सिलिकॉन, जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ
कम होता है, घट जाता है, क्योंकि उसके जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट वन. नेक्स्ट, an electron enters perpendicular to the uniform magnetic field. The path of the electron will be. देखिए, जब आप परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के या फिर आप एक मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो परपेंडिकुलरली एंटर करता है, तो वैसे केस में जो वेलोसिटी वेक्टर है एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है. तो जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको आप जैसे लिखते हो क्यू वैल्यू है, आप यहाँ पे ई भी लिख सकते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन के लिए दिया है क्वेश्चन में, क्यू वी बी, और ये जो साइन है साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा. साइन 90 इसलिए लिया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के, तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा. तो जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स वो होगा क्यू वी बी, और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो बाकी दोनों वेक्टर्स वी और बी वेक्टर के परपेंडिकुलरली होगा, और इसी वजह से हर पॉइंट पे इसका पाथ उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा और जो टोटल पाथ है वो सर्कुलर होगा. इसलिए ऑप्शन ए जो कि सर्कुलर पाथ दिया हुआ है दैट विल बी द करेक्ट आंसर. तो इस सेशन में इन 15 क्वेश्चंस पे हमने डिस्कशन किया. नेक्स्ट वाले सेशन पे बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं इस मॉडल पेपर 1 के, उसके हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट सेशन के लिए आप तैयार रहेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.